दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि वीडियो आज की इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन इंडिया। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्रा है, तमिलनाडु, गुजरात या बिहार। तो दोस्तों इसका जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात भारत का सबसे बड़ा मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तराखंड या बिहार। तो दोस्तों ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम, बिहार, मणिपुर या आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों मानस की बात करें तो ये असम में है। मानस के साथ साथ काजीरंगा नेशनल पार्क भी वहाँ पर ही है। तो नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ साइल इज़ फाउंड इन मोस्ट एरिया ऑफ इंडिया। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी होती है? अल्यूवियल साइल जिसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ब्लैक और रेगुर साइल, काली मिट्टी या रेड साइल, लाल मिट्टी या लेटराइट साइल। तो दोस्तों ये होती है हमारी अल्यूवियल साइल। ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल साइल होती है। ये कैसे बनती है? तो ये रिवर्स के कोर्स के दौरान बनती है। विच आर द फॉलोइंग साइल इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट साइल फाउंड इन इंडिया। तो कौन सी मिट्टी भारत में सर्वाधिक सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी होती है जो पाई जाती है? तो दोस्तों जी ऑप्शन सी अल्यूवियल साइल जिसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। विच आर द फॉलोइंग कासेज रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो शीत ऋतु में उत्तर पश्चिमी भाग में किसके कारण वर्षा होती है? अभी भी चल रही है बारिशें। किसके कारण हो रही हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, साइक्लोनिक डिप्रेशन या रिट्रेटिंग मानसून या साउथ वेस्ट मानसून। तो दोस्तों ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? मध्य प्रदेश है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, बिहार है। तो इसका आंसर मध्य प्रदेश है। हमने आंसर पहले ही दिख गया था तो माफ़ करें, मध्य प्रदेश है। अगर परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो ये मिजोरम में है। नेक्स्ट है, सस्तम कोटा लेक इज रिलेटेड इन सिचुएटेड इन विच आर द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। सस्तम कोटा झील कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल या राजस्थान। तो दोस्तों केरल में है। जे एसएससी जीडी के पेपर में पूछा जाता है। तो एसएससी जीडी के पेपर में पूछा जाता है। हम क्यों बोलते हैं एसएससी जीडी के पेपर में? क्योंकि हमने 2 बार पेपर इसका क्वालिफाई किया था पर किसी कारणवश हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाई एसएससी जीडी में। नेक्स्ट है, कार्डेमम हिल्स आर लोकेटेड इन विच आर द फॉलोइंग स्टेट। इलायची पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों बोथ ए एंड बी में कार्डेमम हिल्स लोकेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो दोस्तों ये गार्डविन ऑस्टिन है जिसे हम K2 बोलते हैं। ये कहाँ पर है? ये काराकोरम रेंज में स्थित है। इसकी हाइट कितनी है? आप कमेंट कर हमें बताएं, जल्द ही बता दें दोस्तों। निम्नलिखित में से थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज थीन डैम बिल्ट। रावी रिवर, ब्यास रिवर, झेलम रिवर, चेनाब रिवर। तो थीन डैम को हम रंजीत सागर डैम भी बोलते हैं। जे रावी रिवर के ऊपर बना हुआ है। जवाहर टनल इज़ द नेम गिवन टू विच आर द फॉलोइंग नेचुरल माउंटेन पास को हमने जवाहर टनल का नाम दिया है। जवाहर सुरंग निम्न से किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? पीर पंजाल, जोजिला, बानीहाल, शिपकिला। तो दोस्तों ये पीर पंजाल में है। जे कहाँ पर है? जे.एन.के केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यन इंटर इंडिया थ्रू विच आर द फॉलोइंग पास। आर्यन ने भारत में निम्नलिखित में से किस पास से बागली दर्रे से होकर प्रवेश किया था? खाइबर पास, काराकोरम पास, शिपकिला या नानावदाब। तो दोस्तों खाइबर पास से किया था आर्यन ने इंडिया में एंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिख गुरु रोड जफरनामा इन पर्शियन लैंग्वेज। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा? गुरु हरि राय, गुरु हरि कृष्ण, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा था। बाय होम वाज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इम्प्लीमेंटेड। राक्षेर, हड़प नीति, जप्ती सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू की गई? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों ये किया गया था हमारे लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। हम आपसे आगे बढ़ने से पहले एक अनुरोध करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक करें क्योंकि हमारी क्लासेस फ्री ऑफ कास्ट यूट्यूब पर चल रही हैं। हु लीड्स द ब्रिटिश आर्मी इन बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट मुनरो, हेक्टर मुनरो, वारेन हेस्टिंग, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये रॉबर्ट क्लाइव ने इसका नेतृत्व किया था।
तो बट इज़ द मिनिमम एज फॉर मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद की सदस्यता के लिए निम्नतम आयु क्या है? तो दोस्तों 30 ईयर्स है, 30 ईयर्स है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विच आर द फॉलोइंग इवेंट टुक प्लेस इमीडिएटली बिफोर द मैस्कर एट जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग में नरसंहार से ठीक पहले निम्नलिखित कौन सी घटना घटी? पार्टीशन ऑफ बंगाल, डांडी मार्च, पासेस ऑफ रोलेट एक्ट या मिंटो रबाले रिफॉर्म। पासेस ऑफ रोलेट एक्ट, पार्टीशन ऑफ बंगाल सन 1905 में हुआ। दांडी मार्च की बात करें तो 1930 में हुआ। मौले मिंटो रिफॉर्म्स कब आई? आप कमेंट कर बताएं। पैसेज ऑफ रोलेट एक्ट 1919 में हुआ। इसे ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता था, काला कानून। विच आर द फॉलोइंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारत का गवर्नर जनरल था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एलनबर्ग। तो लॉर्ड कैनिंग थे। इसी 1858 में जो इंडिया एक्ट आया था उसके मुताबिक इसको जो गवर्नर जनरल था इसको क्या बनाया गया? वाइसराय ऑफ इंडिया। तो पहले वाइसराय और लास्ट गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग ही थे हमारे। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज आयरन लेडी, आयरन लेडी भारत की लौह महिला के रूप में कौन जानी जाती है? सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, सुषमा स्वराज। इंदिरा गांधी जी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच आर द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के जनक के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? अब से साइंस सेक्शन स्टार्ट हो गई है। एरिस्टोटल, डार्विन, लमार्क या पुरकिंजे। तो फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं एरिस्टोटल को। किसे बोलते हैं? हु इज नोन एज फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? एरिस्टोटल, डार्विन, थियोफ्रास्टस बोले जाते हैं। दोस्तों सभी वीडियोस के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ विच आर द फॉलोइंग, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में किसकी इकाई है? टाइम की, डिस्टेंस की, लाइट की, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो दोस्तों ये डिस्टेंस जाने की दूरी की है, प्रकाश वर्ष किसकी है? दूरी की है। तो दोस्तों आप जो हमारे इस वीडियो को देखने से पहले वो वाली वीडियो भी ज़रूर देख लें, क्योंकि वो भी वीडियो इंपॉर्टेंट है जो हमने 4-5 पार्ट इनके टीए एग्ज़ाम के पहले वीडियो चैनल पर अपलोड करे हैं। विच आर द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, दीप्त तीव्रता की निम्नलिखित में से एसआई इकाई कौन सी है? ल्यूमन, लक्स, कैंडला, वाट। तो दोस्तों ये कैंडला है, कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्सेक इज द यूनिट मेजरमेंट ऑफ, पार्सेक माप की इकाई किसकी है? डायनेस्टी ऑफ स्टार, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, ब्राइटनेस ऑफ हेवनली बॉडीज, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो दोस्तों एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विच आर द फॉलोइंग इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड, तो निम्नलिखित में से कौन सी गति की मूल इकाई है? आंसर आपको दिख चुका है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी है, मीटर पर सेकेंड। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। व्हेन द मिल्क इज चर्न विगोरसली द क्रीम फॉर्म इट इज सेपरेटेड आउट टू, ड्यू टू, जब दूध को जोर से मथाया जाता तो उसमें मलाई किसके कारण अलग होती है? फ्रिक्शनल फोर्स जिसे घर्षण बल बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स केंद्र विमुख बल या ग्रेविटेशन फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल। तो दोस्तों ये होती है अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। विच आर द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, निम्नलिखित में से तापमान की एसआई इकाई कौन सी है? तो दोस्तों ये केल्विन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस ऑन द केल्विन स्केल, केल्विन पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस का सही मान क्या है? फर्स्ट ऑप्शन, बी, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन 273.15 के केल्विन इसका 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। बट आर मैकेनिकल वेव्स, यांत्रिक तरंगे क्या है? लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, कैन बी बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड नन ऑफ दीज। तो दोस्तों लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी होती हैं? जो सीधे चलती हैं। ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं जो पीरियडिकली होती हैं यानी कि वो चेंज होती रहती हैं। तो दोस्तों ये जो मैकेनिकल वेव यांत्रिक तरंगे होती हैं ये दोनों होती हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहने वाला, कैन बी बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। विच आर द फॉलोइंग वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन, कौन सी तरंगों को अपने प्रसार के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? द्रव्य तरंगे मैटर वेव्स, यांत्रिक तरंगे मैकेनिकल वेव्स, लोचदार तरंगे इलास्टिक वेव्स या विद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ऑप्शन डी है। तो दोस्तों आप एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है 12 तारीख को, उसकी आप तैयारी करते रहें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम डेली इसके लिए मॉक टेस्ट वीडियो लेकर आते रहते हैं। डेली सेम पेपर की तरह हम वीडियोस लाते हैं। आप सभी वीडियोस को जरूर देखें। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ मैक्सिमम इन डायमंड, वाटर, ग्लास या वैक्यूम। वैक्यूम में है दोस्तों, वेलोसिटी ऑफ लाइट हमारी वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है। विच आर द फॉलोइंग फिनोमेना शो द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश की कण प्रकृति को दर्शाती है? डिफ्रैक्शन विवर्तन, हस्तक्षेप प्रक्रिया इंटरफेरेंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या ध्रुवीकरण पोलराइजेशन। तो दोस्तों ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसे हम फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव भी बोलते हैं। तो न्यूक्लियन इज ए कॉमन नेम फॉर, न्यूक्लियन एक सामान्य नाम है। आंसर आपको दिख रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, बट कॉन्स्टिट्यूट कॉन्टिनेंट मेटल वायर,
तो दोस्तों जो मेटल वायर है तो इसमें किसके कारण करंट प्रोड्यूस चलती है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो नन ऑफ दिस, तो जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। बायोडाइवर्सिटी इज रिच इन, जैव विविधता अधिक समृद्ध कहाँ होती है, ट्रॉपिकल रीजन जिसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, पोलर रीजन ध्रुवीय क्षेत्र, टेम्परेट रीजन समतोषण क्षेत्र, या महासागर ओशन। तो दोस्तों ये ट्रॉपिकल रीजन में होती है क्योंकि वहाँ पर जो साइल होती है वो फर्टाइल होती है, वहाँ पर टेम्परेचर जो तापमान होता है वो भी हाई होता है, और वहाँ पर और भी ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन होती है, इसलिए वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें क्योंकि वीडियो इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक कौन है, तो आंसर आपको दिख चुका है, लेवोसियर। तो हम मैथ की सेक्शन कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, सॉल्व 3 + 6 × 5 + 4 / 3 - 7। तो दोस्तों हमने पहले भी क्वेश्चन ऐसे लाए थे। बोर्ड मास कवर करेंगे। बोर्ड मास होता है इसमें ब्रैकेट सबसे पहले, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 5 + 4, 3 + 5 + 4 कितना हुआ, 9। फिर आ गया डिवाइड 3 - 7। तो इसके बाद हमारा डिवाइड आएगा 3 + 6, 9 / 3 कितना आता है, 3 - 7। तो दोस्तों अभी देखें हम 6 × 3 करेंगे, 18 आएगा, प्लस 3 - 7। 18 + 3 21 - 7 कितना आता है, 21 - 7। तो दोस्तों आता है 14, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नंबर P इज़ 20% मोर देन ए नंबर Q बट 10% लेस देन ए नंबर R, बट परसेंटेज इज नंबर Q लेस ऑफ नंबर आर। तो दोस्तों हमें बताया गया नंबर P इज़ 20% मोर देन अ नंबर Q बट 10% लेस देन नंबर R। तो दोस्तों ये लिखा है हमारा Q, जो लिखते हैं हम P, जहाँ लिखते हैं R। तो दोस्तों 20% मोर देन नंबर Q, P। अगर P 20% कितना होता है, 20% की वैल्यू होती है दोस्तों 1.5। तो मान लिया P अगर Q 5 है तो उसके 20% मोर देन P है, तो 5 + 1 कितना हो गया, 6। 5 का 20% 1 आता है। इसी तरह बोला है बट 10% लेस देन ए नंबर आर, किसके लिए, बट जिसके साथ, जिसके उससे पीछे वाले के लिए। जहाँ पर P के लिए बट बोला गया है कि P 10% कम है R से, तो 10% की वैल्यू आती है 1/10। तो मान लिया कि जो Q R अगर 10 है तो P कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, 10% लेस देन R। तो अभी हम P Q R की इधर से रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालने के लिए हम साथ में इधर 6 लिखते हैं, जहाँ पर 9 लिखते हैं, जहाँ पर आ गया 9 45, जहाँ 9 6 54, 6 10 60। अभी हमें जे क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमें P और Q की वैल्यू, P की वैल्यू दोनों में सेम करनी पड़ेगी, तो इसलिए हम रेशियो निकालेंगे। अब इसका पहले का आ जाएगा दोस्तों 15, 3 से सभी चले जाते हैं, तो क्या आ जाएगा, तो दोस्तों हम नेक्स्ट करते हैं। अब आप इससे आगे करना, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा दोस्तों, तो जे आएगा 15, तो जे आएगा 18, जहाँ पर आ जाएगा 18 20। तो हमें बोला गया है कि बताना है, तो जे पी क्यू की, अब आगे जे पी जे क्यू और आर हमें बताना है कि बट परसेंटेज नंबर क्यू ऑफ नंबर आर। तो क्यू जहाँ पर 15 है, आर 20 है, तो 15/20 × 100%। तो जे 5 चला गया, तो 5 × 15 कितना आता है, 75। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इजी था, हमने निकाल दिया है। आप वीडियो को, अगर आपको समझ नहीं आएगा, आप वीडियो को पास करके फिर से देख लें। राहुल अर्न्स 800 पर डे, आफ्टर सम वीक्स ही अर्न 960 पर डे, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन डेली अर्निंग। तो बोला गया है जो राहुल है पहले 800 रुपया कमाता था, कुछ हफ्तों के बाद उसने कमाना शुरू कर दिया 960। हमें बताना है कि कितने परसेंटेज इंक्रीज़ हुई। तो दोस्तों परसेंटेज इंक्रीज़ देखने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, किस में इंक्रीज़ हो रहा है, कितना इंक्रीज़ हो रहा है, तो 160 इंक्रीज़ हो रहा है, हो किस में रहा है, 800 में। हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, परसेंटेज 100% निकालेंगे, 100% लगाएंगे, जहाँ से 8 चला गया। अब 160 / 8 कितना आता है, 20। तो 20% इसका आंसर रहेगा। तो दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को शुरू से अंत देखें। राहुल और वरुण वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट ए टास्क इन 8 डेज। तो बोला राहुल और वरुण किसी काम को 8 दिन में करते हैं, इफ़ वरुण कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 12 डेज। तो बोला है वरुण उसको 12 दिन में करता है, हमें बताना है कि राहुल उस काम को अकेले कितने दिनों में करेगा। राहुल प्लस वरुण किसी काम को करते हैं दोस्तों 8 दिन में, तो जो वरुण है वो 12 दिन में कर देता है, तो इसका हम टोटल वर्क वाला फार्मूला लगाएंगे। तो टोटल वर्क इसका एलसीएम आता है, दोनों को एलसीएम आ गया 24। तो इसके राहुल और इसकी वरुण की एफिशिएंसी कितनी आ गई, इसकी आ गई 3। 8 3 एफिशिएंसी कैसे निकलती है, टोटल वर्क डिवाइड बाय डेज। तो इसकी आ गई वरुण की 1, दोनों की 3 है, वरुण की 1 है, तो राहुल की क्या आएगी, दोनों में से 1 ही निकाल देंगे। तो इधर से राहुल की एफिशिएंसी 3 में से इसकी आएगी 2, इसकी 2 आएगी, 3 में से 2 गया,
3 में से 2 गया दोस्तों, तो 3 में से 2 गया 1, तो राहुल की एफिशिएंसी आ गई 1। वो एक दिन में 1 काम कर सकता है। एफिशिएंसी होती है एक दिन काम करने की क्षमता, जिसे बोलते हैं हम। तो एक काम राहुल एक दिन में 1 काम करता है, तो 24 काम कितने दिन में करेगा? तो दोस्तों 24 दिन में कर देगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। सभी आपको फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस मिल रही हैं। बोला है 40 पीपल टेक 6 डेज टू कंप्लीट ए सर्टन टास्क। 40 लोग 6 दिन में 10 घंटे काम करके एक काम को करते हैं, और बोला है कितने घंटे में 30 लोग मिलकर 10 दिन में काम करेंगे। तो इधर MDH वाला फार्मूला लगाते हैं हम। 40 M फर्स्ट M1 इंटू 6 डेज इंटू H1 कितना आ गया 10 इज इक्वल टू 30 इंटू हमें निकालना H2 इंटू 10। तो 10 और 10 गया, इधर से 5 गया, इधर से 8 से 40 चला गया, तो आंसर हमारा ऑप्शन सी है। तो इसमें हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं? M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2। अगर हमें वर्क भी दिया होगा तो हम नीचे W1 कर देंगे, इधर W2 कर देंगे। तो ऐसे आप देख लेना। तो दोस्तों अगर आपको पहली बार समझ नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से रिपीट कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। इन ए ट्राइंगल इफ 3 एल्टीट्यूड आर इक्वल देन द ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूज एक्यूलेटर राइट आइसोसेलेस। तो दोस्तों बोला है कि 3 एल्टीट्यूड हैं, यानी कि 3 जो एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं, इधर से ऊपर जी हाइट। तो दोस्तों ये तीनों अल्टीट्यूड उसने बोला है कि बराबर हैं। अगर तीनों अल्टीट्यूड बराबर होंगे तो एक बात आप समझ लो कि तीनों साइड्स ही बराबर हो गई। तीनों साइड्स किस में होती हैं? इक्विलेटरल। इक्वी का मतलब होता है बराबर, और लेटरल्स होती हैं साइड। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगी जिसके एल्टीट्यूड सारे बराबर होते हैं। लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर विद साइड 4 और 3 मिड भी। तो दोस्तों आपको याद रखना है डायगोनल का फार्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। तो हम लेंथ क्या है? हमें 4 दी है, तो ब्रेथ दी है हमें 3। तो अगर इधर से करें तो इधर कितना आता है? 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। 16 और 9 25, 25 का रूट आता है 5 मीटर। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी क्वेश्चन पेपर में पहले पूछे गए हैं। बट विल बी द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन द एरिया स्क्वायर व्हेन ईच ऑफ हिज साइड इज इंक्रीज बाय 10%। तो बोला है कि कितने एरिया में कितनी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्षेत्रफल में कितनी इंक्रीज़ हो जाएगी स्क्वायर के, अगर उसकी साइड 10% से ज़्यादा बढ़ जाए। तो आपको याद रखना है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर। तो मान लिया अगर 10% बढ़ गई, तो मान लिया पहले 10 थी, तो 10 का 10% कितना था? 1, तो 11 हो गई। तो अगर साइड 10 है, अब बाद में 11 हो गई, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका एरिया निकलेगा 100 आ जाएगा, इसका 121 आएगा। तो कितनी इंक्रीज़ हो रही है? 100 पे 121 हो रहा है, तो 21 नहीं आएगा क्योंकि 100 का 21 ही होता है। तो 21%। नेक्स्ट है इफ दिया है x प्लस 1/x की क्यूब 27 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो दिया है x प्लस 1/x का जो क्यूब है 27 के बराबर होता है। तो आपको एक याद रखना है 27 किसका क्यूब होता है? 3 का। तो अगर ये उधर जाए तो क्यूब रूट बन जाता है 3, इधर क्यूब रूट बन जाता है, तो क्यूब रूट बनेगा 3 के साथ क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? x प्लस 1/x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अगर जैसे ये 3 आ गया तो हम इसको निकाल सकते हैं। आगे कैसे निकाल सकते हैं? तो दोस्तों इसका स्क्वायर करेंगे, हमें चाहिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इस a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू b। तो इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर होगा तो जे एक्स के साथ एक्स चला जाएगा। तो दोस्तों जे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9। नेक्स्ट में 9 आएगा, 9 में से जे 2 गया तो कितना आ जाएगा? 7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है शॉपकीपर सेल एन आर्टिकल 15% गेन पे। तो बोला किसी 15% के प्रॉफिट पर उसने बेचा, तो अगर वो 18 रुपये में ज़्यादा बेचता तो उसे गेन होता 18%। तो गेन होता 18 का, परसेंट नहीं आएगा इधर, 18%। ही वुड हैव गेन 18%। तो बोला है कि अगर 115 में बेचा तो उसको 115% पे 115 हो जाएगा। तो अगर 18% पे बेचता तो 118 आता। तो मान लिया कि परसेंट आ जाएगा, तो किसके कितने के बराबर? 18। तो इधर 3% की वैल्यू आ गई दोस्तों 18। हमें चाहिए कास्ट प्राइस 100% होता है, तो 1% की वैल्यू इधर से दोस्तों आ जाएगी 6। तो 100% की आ गई, 100% इज इक्वल टू 6। तो 600 नहीं आएगी, 600 आएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इफ़ कोसेकेंड ऑफ x इज इक्वल टू 41/9 इज एन एक्यूट एंगल है, तो वैल्यू ऑफ 5 tan है। तो कोसिकेंड x किसके बराबर होता है? इतने ही है। कोसिकेंड का किसके बराबर होता है? 1/sin a। तो इधर से sin a निकल जाएगा 9/41।
तो दोस्तों अगर साइन की वैल्यू करें तो जो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज आता है। तो हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इधर से बेस आ गया हमारा, बेस हमें निकालना है तो बेस क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो दोस्तों अगर आपको समझ नहीं आएगी तो वीडियो को आप फिर से रिपीट कर लेना। तो हम नेक्स्ट निकालते हैं, हमें मिल गया इधर से तो बेस का। तो दोस्तों बेस स्क्वायर हाइपोटेन्यूज क्या था जो नीचे था, तो 9/41, तो 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, तो इधर से 9 हो गया तो 41 का आ जाएगा 1681 माइनस 9 का स्क्वायर 81। तो दोस्तों इसमें से आ जाएगा बी का स्क्वायर आ जाएगा हमारा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1600। तो अब किसका रूट होता है, तो इधर से चला जाएगा बी का, इधर रूट चला जाएगा, तो 1600 किसका रूट होता है, तो 40 का होगा। अभी हमें बेस भी मिल गया, अभी हमें बेस भी मिल गया, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर पहले मिला हुआ है। तो दोस्तों हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 5 tan a। तो tan a के बराबर किसके बराबर होता है, तो दोस्तों tan a होता है हमारा sin a अपान cos a। तो दूसरे तरीके अगर फार्मूले से जाएं तो tan a हमारा क्या आता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर हमें पहले मिला था 9, बेस हमारा आ जाएगा 9 मिला है, एक बात हाँ 9 मिला है इंटू 5 अपान हमारा जो परपेंडिकुलर जो 5 इंटू 10 आता था, परपेंडिकुलर आ गया 9 और बेस आ गया हमारा 40। तो इधर से जे चला जाएगा 8 के साथ, तो 9/8 इसका आंसर रहेगा। तो दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा, 2 बार रिपीट कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। बोला है 2 pipes A and B can fill a tank in 20 minutes and 5 minutes respectively. If both pipes are open together, the time taken to fill the tank is। तो दोस्तों जे हम सेम टू वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, तो हमें इधर से 2 तरीके से निकाल सकते हैं। हम इधर से फार्मूले के तरीके से निकालेंगे। तो बोलेंगे क्या होता है इसका, A इंटू बी 2 का दिया है, A इंटू बी अपान A प्लस बी, A इंटू बी करेंगे तो 20 इंटू 5 अपान 20 प्लस 5 25। तो इधर से 5 से चला जाएगा, जे 4 से चला गया, तो इसका 4 मिनट आंसर आ गया। तो दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। ए मैन स्पेंड 1800 मैनुअली मंथली ऑन एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 मंथ, 2000 रुपये मंथली फॉर नेक्स्ट 8 मंथ, तो सेव 5600 रुपया करता है। अगर उसने बोला कि वो 1800 रुपये एवरेजली 4 मंथ के लिए करता है, तो हमें देखना है कि वो कितने रुपीज़ उसकी इनकम हुई 4 मंथ में। तो एक मान लिया तो वो 1800 इंटू 4 आ जाएगा, ठीक है, वो आ गया हमारी 7200। इसी तरह नेक्स्ट 8 मंथ के लिए, 4 मंथ के लिए उसकी एवरेज दी थी 1800, तो हमें निकालना है 4 मंथ की उसकी इनकम कितनी थी, तो जो उसने एक्सपेंडिचर किया, जे तो उसका एक्सपेंडिचर हुआ 7200 रुपया उसकी इनकम हुई। तो नेक्स्ट हमारा जो आ गया, अभी उसके 8 मंथ के लिए निकालेंगे। 8 मंथ के लिए 2000 करता है, तो पूरे किसके लिए हो गया जी, 16000 हो गया, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट 8 उसने सेव किया 5600 रुपया, तो इन सभी को ऐड करके इसमें 5600 डालेंगे, तो दोस्तों जे आ जाएगा हमारा 28000। तो 28000 तो मान लिया, तो वो कितना आ जाएगा 28800 इतना आएगा जी। आगे उसकी ईयर की इनकम, क्योंकि इनकम क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, जो सेविंग हुई और सभी का हमने इधर से एक्सपेंडिचर निकाल दिया, तो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इनकम हुई, तो जो इनकम उसकी इतनी है, ये आएगी एक ईयर की। तो 12 मंथ की हमें निकालनी है, 1 मंथ की मंथली इनकम पूछी है, तो डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा। अगर इसको डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 2400 आता है। तो दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए और बी की बोली है प्रेजेंट में 3 और 1, 4 ईयर अर्लियर द रेशियो बाज 4:1। तो मान लिया अभी 3 है, तो 3/1 दिया है, तो हमें इसकी ए और बी की अगर वैल्यू निकालनी है तो कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जे आ गया प्रेजेंट की, ठीक है, लेट द की एज उसकी है, लेट द एज ऑफ उसकी मान लिया कि कुछ एक्स यूनिट है, तो 3x अभी 4 साल पहले पूछी है, तो 3x - 4 आ जाएगा, तो क्या आएगा 4/1। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें हम, तो इधर से आता है 3x - 4 इज इक्वल टू 4x - 16। तो इधर से अगर हम माइनस करें, प्लस माइनस करके करें, तो x की वैल्यू आती है दोस्तों 12। आप सॉल्व कर लेना, कैलकुलेट करना। अगर x की 12 आ गई, तो मान लिया कि उसकी पूछा है प्रेजेंट एज ऑफ ए की 3 यूनिट है प्रेजेंट एज, तो 3 × x, 3 × 12 कितना आता है 36 ईयर। वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग A B C D इन द प्रोपोर्शन ऑफ दिस।
इफ़ बी गेट्स 270 मोर देन सी देन द शेयर ऑफ डी। तो उनकी ए बी सी डी की प्रपोर्शन दी है, ए बी सी डी की दी है दोस्तों 7, 6, 3 और 5। इस प्रपोर्शन में उनको पैसे बांटे जाते हैं। तो बोला है जो बी है वो 270 रुपये सी से ज़्यादा लेता है, तो इधर ज़्यादा कितने यूनिट है उसकी, 3 यूनिट। 6 में से 3 गया 3 ही रहता ना, क्योंकि सी से बी 3 ज़्यादा ले रहा है, क्योंकि इसकी 3 है उसकी 6 है। तो 3 यूनिट ऐसे बोला उसने, 270 रुपये ज़्यादा है, 1 यूनिट की आ गई 90। तो हमें बतानी है कि बी का शेयर क्या है। 90 1 यूनिट की 90 है, तो बी 5 यूनिट है, 90 × 5 4 450। तो दोस्तों वीडियो